ज्योतिष में नवांश कुंडली को बहुत महत्व दिया गया है। जन्म लग्न, चंद्र लग्न आदि को हम देखते हैं, उसी प्रकार से नवांश कुंडली और नवांश लग्न को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। क्यों दिया गया है, उसका क्या महत्व है, दर्शकों आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। आपकी सेवा में उपस्थित हूं स्वामी आत्मविश्वास महेश चंद्र पुरोहित। दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं नवांश कुंडली के विषय में। आपने देखा होगा कि एस्ट्रोलॉजर जन्म कुंडली के ग्रहों के साथ साथ नवांश कुंडली के ग्रहों को भी देखते हैं, जन्म लग्न के साथ साथ नवांश लग्न को भी देखते हैं। नवांश कुंडली से दर्शकों ग्रहों का बल देखा जाता है, लग्न का बल देखा जाता है। जन्म कुंडली का जो लग्न होता है वह लग्न यदि नवांश कुंडली में भी हो तो उसको वर्गोत्तम लग्न कहते हैं। जन्म कुंडली में जिन जिन राशियों में जो जो ग्रह होते हैं उनमें से कोई ग्रह नवांश कुंडली में यदि उसी राशि में हो तो उसको वर्गोत्तम नवांश कहते हैं। अब देखते हैं हम नवांश क्या होता है। कोई भी राशि 30 डिग्री की होती है। 30 डिग्री को 9 अंशों में, 9 भागों में बांटा गया है। 3 डिग्री 20 मिनट अर्थात 3 अंश 20 कला का एक नवांश आता है। इस प्रकार से 3 20 3 20 3 20 10 डिग्री हो गई। 10 डिग्री हो गई। उसी प्रकार से 10 से आगे 3 20 3 20 3 20 20 डिग्री हो गई। और फिर उससे आगे 3 20 3 20 3 20 30 डिग्री। 3 3 6 और 3 9 9 नवांश होते हैं। 3 डिग्री 20 कला के। और नक्षत्र का चरण भी 3 20 होता है। इसका तात्पर्य यह है कि नवांश को एक प्रकार से नक्षत्र के चरणों के आधार पर इंगित किया गया है। तो लग्न के अंदर जन्म लग्न में जो मध्य भाग है, जहां एक्यूरेट जन्म लग्न है, जितनी डिग्री पर, वो हिस्सा जन्म लग्न के 30 अंशों में से जो हमने 9 भाग किए हैं, उनमें से जन्म लग्न का बीच का हिस्सा, मध्य का हिस्सा अर्थात एक्यूरेट लग्न कौन से हिस्से में पड़ता है, अर्थात कौन से नवांश में है। जिस राशि के नवांश में है उस राशि का प्रभाव, उसके स्वामी ग्रह का प्रभाव कुंडली में आ जाता है। अर्थात मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है और मध्य भाग में मेष लग्न की कुंडली जन्म लग्न 2 डिग्री है। 2 डिग्री का अर्थ हो गया कि पहला नवांश, मेष का पहला नवांश, और मेष राशि का पहला नवांश जो होता है वो मेष राशि ही होती है। तो नवांश कुंडली का जो लग्न है उसमें हम मेष लिखेंगे, 1 नंबर लिखेंगे और उस हिसाब से कुंडली बनेगी। नवांश लग्न भी मेष हो गया, उसका स्वामी ग्रह भी मंगल हो गया, जन्म लग्न का स्वामी ग्रह भी मंगल हो गया, तो वो वर्गोत्तम नवांश कहलाता है। लग्न बलवान हो जाता है, पावरफुल। जन्म लग्न से हम स्वयं की पर्सनालिटी के बारे में,
स्वयं के आचार विचार स्वभाव के बारे में, स्वयं की बॉडी और फिजिक्स के बारे में हम जानते हैं। तो नवांश कुंडली के अंदर हम स्वयं के बारे में जो गहराई में जाते हैं कि अंतर मन में हमारे क्या छिपा है, वास्तव में हम क्या हैं, हम अपनी जड़ों तक पहुंचते हैं और अपने बारे में गहराई से जानते हैं। तो अधिक गहरा फल जानने के लिए नवांश को भी देखना पड़ता है। पहले मैं एक छोटा सा तरीका बता दूं प्रिय दर्शकों। चर राशियों का पहला नवांश, चर राशियों का पहला नवांश। चर राशियां होती है मेष, कर्क, तुला, मकर, और ये क्या है कि चर स्थिर द्विस्वभाव, 3 प्रकार की राशियां होती है। तो मेष हो गई, कर्क राशि, उसके बाद में तुला राशि, उसके बाद में मकर राशि। मेष राशियां होती है। मेष राशियों का पहला नवांश उसी राशि का होता है। नवांश कुंडली बनाने का एक तरीका है। यदि मेष लग्न हो तो पहला नवांश मेष का आएगा, नवांश लग्न में मेष आएगा। कर्क लग्न हो तो नवांश लग्न में जो लग्न है वो कर्क आएगा। इसी प्रकार से द्विस्वभाव राशि यदि लग्न हो, द्विस्वभाव राशि होती है जैसे मिथुन, कन्या, धनु और मीन। इन राशियों का यदि लग्न हो तो नवांश लग्न उस राशि से पांचवा नवांश, पांचवी राशि का होता है, पांचवी राशि का। जैसे मिथुन राशि का कोई लग्न हो तो मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, पहला नवांश तुला का होगा, अर्थात नवांश लग्न तुला होगा, और उसके बाद में आगे क्रम से राशियां लिखते हैं। स्थिर राशि का यदि लग्न हो, बाकी बची वो स्थिर राशियां हैं जैसे वृष, सिंह आदि। स्थिर राशि का यदि लग्न हो तो पहला नवांश 9वीं राशि का होगा उस राशि से। जैसे वृष राशि की कोई कुंडली है तो वृष से 9वां वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। पहला नवांश मकर राशि का आएगा, नवांश लग्न मकर होगा। इस प्रकार से नवांश कुंडली बनती है। अब देखना यह है, मान लीजिए कोई ग्रह जन्म कुंडली में किसी राशि में हो और नवांश कुंडली में वो अपनी मित्र राशि या उच्च राशि में गया हो तो उसके पावर में बढ़ोतरी होती है, उसका पावर बढ़ जाता है, वो फल देने में सक्षम होता है। और यदि जन्म कुंडली में कोई ग्रह उच्च राशि का हो और नवांश कुंडली में नीच राशि में चला गया तो उसकी पावर में कुछ कमी आती है। हम यहां कुछ शब्द लगाते हैं। प्रिय दर्शकों, आप इस भ्रम में न पड़िए कि नवांश कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि का गया तो वो ग्रह नीच राशि के समान फल देगा, ऐसा नहीं है। हमें बेसिक कुंडली को ध्यान में रखना चाहिए। हम बेसिक कुंडली को नहीं भूल सकते। मेन जो कुंडली हमारी जन्म कुंडली, तो प्रधान बातें तो हमें वहीं से देखनी होगी। अब उसमें कितना बढ़ता है कितना घटता है यही नवांश कुंडली से पता चलता है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई जन्म कुंडली में कोई ग्रह उच्च राशि का और नवांश में नीच राशि का चला गया तो नीच राशि का ही हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। उसके पावर में थोड़ी कमी आती है। और यदि जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि का हो और नवांश कुंडली में उच्च राशि का गया हो तो उसके पावर में थोड़ी बढ़ोतरी आती है, वो उच्च राशि का नहीं हो जाता। ग्रहों का पावर तो जन्म कुंडली में ही होता है, षड्बलों के आधार पर, षोडश वर्गों के आधार पर जो पावर होता है उसमें ग्रह में जुड़ता है या घटता है, ये होता है। तो जन्म कुंडली को आधार मानकर नवांश कुंडली क्या कहती है उस पर ध्यान दें। एक और बात, नवांश कुंडली में केवल जन्म लग्न के आधार पर जो नवांश लग्न आया है वो कौन से में आया है उस पर गौर करना चाहिए। और
कौन सा ग्रह कौन सी राशि में गया है, कौन सा ग्रह कौन सी राशि में गया है, वहां वो है पावरफुल हुआ है या कमजोर हुआ है, मित्र राशि में गया है, शत्रु राशि में गया है, नीच राशि में गया है या उच्च राशि में गया है, उसके आधार पर ग्रहों का बल देखा जाता है। और वो जो जिस नवांश राशि में गया है उस राशि का स्वामी ग्रह इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस ग्रह को फल दिलाने में उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिस राशि के नवांश में गया है उस राशि का स्वामी ग्रह इंपॉर्टेंट हो जाता है। परंतु ये गलत परंपरा है कि नवांश कुंडली में हम भावों के आधार पर देखते हैं, भावों के अनुसार देखते हैं। जैसे जन्म कुंडली में देखते हैं द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, ऐसे नवांश कुंडली में नहीं देखा जाता। ये गलत परंपरा चल पड़ी है। नवांश कुंडली में भावों के अनुसार फल नहीं देखा जाता। नवांश कुंडली में केवल लग्न कौन से नवांश में गए हैं वो, और ग्रह कौन सी राशि के नवांश में गए हैं वो देखना पड़ता है। ग्रहों का पावर कितना बड़ा है या घटा है यह देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पंचम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। और ये ऐसी गलत परंपरा है कि पंचम भाव में ये ग्रह बैठा हुआ है, नवम भाव में ये ग्रह बैठा हुआ है, या एकादश भाव में ये ग्रह बैठ करके उसमें दृष्टि डालता है। मतलब जन्म कुंडली की तरह नवांश कुंडली का व्यवहार करने की जो परंपरा है वो गलत है। क्योंकि हम यदि नवांश कुंडली बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगी नहीं। और जन्म कुंडली के अनुसार इतना जरूर देखा जा सकता है, जैसे द्वितीय भाव है तो द्वितीय भाव का जो मध्य है, द्वितीय भाव का जो मध्य में डिग्री कला जो है उसके अनुसार वो द्वितीय भाव कौन सी राशि के नवांश में होता है उस राशि का व्यक्त हो जाता है, उसके स्वामी ग्रह का व्यक्त। भाव का नवांश देखा जा सकता है, लग्न का नवांश देखा जा सकता है, और ग्रहों का नवांश हम देखते ही हैं। परंतु नवांश कुंडली को जन्म कुंडली की तरह भाव आदि का विश्लेषण करके कोई फलादेश नहीं किया जा सकता। केंद्र त्रिकोण आदि ये सब वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नवांश कुंडली केवल और केवल जन्म लग्न के 30 डिग्री के 9 टुकड़े हैं। जन्म लग्न की जो 30 डिग्री होती है हमारी, उनके 9 टुकड़े 3-20 के 9 टुकड़े जो होते हैं, उसमें से जो हमारा एक्यूरेट जन्म लग्न है उस डिग्री अंश में नवांश के आधार पर कौन सी राशि आती है वो नवांश का लग्न हो जाता है। और परंपरा यह है कि उस लग्न को, उसके लग्न के नंबर को कुंडली में, नवांश कुंडली में ऊपर लिखकर और फिर क्रम से आगे राशियां लिख देते हैं। जैसे नवांश में वृष लग्न आया तो आगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 ये लिख देते हैं। जबकि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो लग्न का वो हिस्सा है जो जन्म लग्न के 9 हिस्से होने पर जो जन्म लग्न के मध्य में जो हिस्सा आता है वो नवांश हिस्सा है। और केवल लग्न के टुकड़े हैं वो। नवांश कुंडली जो 9 हिस्से हैं वो लग्न के। यदि हमने ऊपर 2 नंबर लिख दिया तो 5 में दूसरे नवांश कुंडली में दूसरे घर में हम 3 नंबर लिखेंगे, जबकि दूसरे भाव का नवांश शेष 3 नंबर नहीं आ सकता। इस हिसाब से वो तो लग्न के टुकड़े हम आगे लिखते जाएंगे, कोई मतलब नहीं। दूसरे भाव का नवांश क्या है, तीसरे भाव का नवांश क्या है, चौथे भाव का नवांश क्या है, वो अलग मैटर। ये तो हम देख सकते हैं कि कौन कौन से भाव का नवांश कौन कौन सा है, लेकिन ये इस तरह से लग्न का लिख करके आगे हम क्रम से लिख देते हैं तो नवांश कुंडली नहीं बनती। नवांश कुंडली का मतलब सीधा है कि लग्न का कौन सा हिस्सा आता है वो नवांश शेष होता है। इस हिसाब से आप देखना, कभी आपको पता चलेगा कि कितनी अटपटी चीज है कि हम भावों के आधार पर नवांश कुंडली को ट्रीट करते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये गलत है, अव्यवहारिक है। किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि भाव के आधार पर नवांश कुंडली को देखो। नवांश कुंडली ग्रहों का बल देखने के लिए काम आती है। अधिक से अधिक ये किया जा सकता है जो परंपरा नहीं है, और वो करना चाहिए कि जैसे जन्म कुंडली का जो भी भाव है, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, वो किस किस नवांश में है उसका फर्क पड़ेगा। वो जिस नवांश में उसका स्वामी ग्रह प्रभावित करेगा
तो प्रिय दर्शकों, ये ध्यान रखना कि नवांश कुंडली में जन्म लग्न के अनुसार नवांश का लग्न देखना और उसका स्वामी ग्रह देखना, और वो मित्र है या शत्रु है, या वो राशि वर्गोत्तम गई है या उच्च राशि में है, ऐसे है जो भी है। और जो ग्रह सौम्य नवांश में जाते हैं वो उनका प्रभाव उन पर अच्छा पड़ता है, जो मित्र राशि में जाते हैं उनका अच्छा प्रभाव पड़ता है, उच्च राशि में जाते हैं उनका अच्छा प्रभाव पड़ता है। जो ग्रह शत्रु और नीच राशि में जाते हैं उनका प्रभाव कम हो जाता है। तो जन्म कुंडली का फलादेश करते समय साथ में नवांश कुंडली को देखना आवश्यक है। एकदम से केवल जन्म कुंडली को भूलकर नवांश कुंडली को नहीं देखा जा सकता। जन्म कुंडली मैन है हमारी, और मैन जन्म कुंडली को आधार मानते हुए नवांश कुंडली एक्यूरेट और क्या कहती है उसका अध्ययन हम कर सकते हैं। तो जैसे कहते हैं कि नवांश कुंडली से वैवाहिक जीवन का पता, स्त्री का पता, पुरुष का पता, स्पाउस का पता चलता है, ऐसा कहते हैं। तो ऐसा ये है, तो क्या होता है कि ये देखना पड़ता है कि जन्म लग्न का नवांश कौन सा है, कौन से नवांश में गया है। तो गोचर के आधार पर हम जब विवाह का निकालते हैं तो विवाह समय में नवांश लग्न को भी देखते हैं, और जन्म लग्न जिस नवांश में गया है वो जो ग्रह है स्वामी ग्रह, वो जो है वैवाहिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, उसको भी देखना चाहिए। सातवें भाव के नवांश को भी देखना चाहिए। इस प्रकार से ये होता है। तो कोई ग्रह किस नवांश में गया है वो इंपॉर्टेंट तो है, उसका स्वामी ग्रह इंपॉर्टेंट है, मित्र शत्रु राशि देखनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, उच्च राशि नीच राशि देखनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। परंतु भावानुसार जन्म कुंडली की तरह नवांश कुंडली को नहीं देखा जा सकता, जबकि ये गलत परंपरा है। तो इस प्रकार से अनेक अनेक ग्रंथों के अंदर नवांश कुंडली के महत्व को लिखा गया है, और नवांश कुंडली का महत्व हमारे जीवन में है। ऐसे तो सप्तमांश, दशमांश, द्वादशांश, जितनी भी वर्ग कुंडलियां सबका अलग अलग महत्व है, लेकिन नवांश कुंडली को अधिक महत्व है, क्योंकि ये नक्षत्रों के चरणों के समान होती है। इसलिए नवांश कुंडली को भी देखना आवश्यक है। तो इसके अंदर दर्शकों साउथ इंडिया में पुष्कर नवांश का भी महत्व बताया गया है, और 64वें नवांश को भी बताया गया है। पुष्कर नवांश अमृत के समान फल प्रदान करता है, इस विषय पर फिर कभी चर्चा करेंगे। और 64वां जो नवांश है वो जन्म लग्न का जो नवांश है उस नवांश से 64वां नवांश अर्थात 8वें भाव का मध्य वो होता है, वो अनिष्ट फल प्रदान करता है, उसके बारे में कभी चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, हम पहला उदाहरण लेते हैं हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी की कुंडली। इंदिरा गांधी की कुंडली हमारे सामने है, कर्क लग्न की कुंडली है। इस कुंडली का जो दशम भाव है वह मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी मंगल हुआ। ये मंगल नवांश कुंडली में 5 नंबर में गया है, 5 नंबर अर्थात सूर्य के नवांश में गया है, और सूर्य स्वयं अपने नवांश में 5 नंबर में सिंह नवांश में है। तो सूर्य और मंगल दोनों ये सिंह नवांश में गए हुए हैं। और यहां पर हम देखें जन्म कुंडली में तो 8 नंबर में वृश्चिक राशि में सूर्य है और सिंह राशि में मंगल है। तो ये एक्सचेंज हो गया, राशि परिवर्तन योग हो गया सूर्य और मंगल का। तो एक तो सूर्य मंगल का राशि परिवर्तन होने से ये बहुत अच्छा फल प्रदान करने में सक्षम होते हैं, और दूसरा नवांश कुंडली में ये सिंह के अंदर दोनों ग्रह हैं, सिंह नवांश। तो सूर्य अपनी स्वयं राशि के नवांश में गया है, और मंगल जो है वो वर्गोत्तम नवांश में है। 5 नंबर में जन्म कुंडली में स्थित है और 5 नंबर में ही नवांश कुंडली में स्थित है, वर्गोत्तम नवांश हो गया। तो ये दशम भाव राज्य का होता है, इसका स्वामी मंगल है, और सूर्य राज का कारक होता है। ये दोनों सिंह के नवांश में गए हैं। आपको पता है श्रीमती इंदिरा गांधी पावरफुल लीडर थी, और राजयोग अच्छा उनको बना था काफी समय तक। अब हम किसी और कुंडली पर विचार करते हैं। ये कुंडली हमारे सामने हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की।
जाकिर हुसैन जी की एक कुंडली है। इस कुंडली में देखिए मिथुन लग्न की एक कुंडली है, दसम भाव में मीन राशि है, उच्च राशि का शुक्र दसम भाव में स्थित है। अब इस कुंडली के अंदर बृहस्पति 5 नंबर राशि में है, सिंह राशि में, जो दसम भाव का मालिक है। दसम भाव का, राज्य भाव का स्वामी बृहस्पति 5 नंबर राशि में स्थित है और नवांश कुंडली के अंदर 5 नंबर में है, सिंह में, अर्थात वर्गोत्तम नवांश में हो गया दसम भाव का मालिक। इसलिए जाकिर हुसैन साहब भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंचे थे। एक और कुंडली देखते हैं अभिनेत्री मीना कुमारी की। ये मीना कुमारी जी की कुंडली है। इसके अंदर देखिए ये तुला लग्न की कुंडली है। इसमें आप देखेंगे कि ये शुक्र मंगल ये भाग्य में है, चंद्र सूर्य दशम में है, गुरु बुध एकादश भाव में है और शनि चतुर्थ भाव में है। इस प्रकार से ये ग्रह है। तो हम देखते हैं यहां पर कि इस कुंडली में चंद्रमा दसम भाव का मालिक दशम में है और नवांश कुंडली में कर्क में है, जन्म कुंडली में कर्क में है दसम भाव में और नवांश कुंडली में कर्क राशि में है, कर्क राशि में। नवांश कुंडली में भाव नहीं देखे जाते तो वर्गोत्तम हो गया। चंद्रमा वर्गोत्तम होने से ये जो है अभिनय के अंदर चंद्रमा का रोल बहुत होता है। तो ये इनको इस चंद्रमा ने तरक्की दी। नवांश कुंडली इसको और क्लियर कर रही है। हम एक कुंडली पर और विचार करते हैं अभिनेता संजीव कुमार की कुंडली। ये हमारे सामने है मकर लग्न की। इस कुंडली के अंदर दसम भाव में मंगल है, तुला के अंदर चंद्रमा कर्क में है स्वयं राशि का और लग्न के अंदर नीच राशि का बृहस्पति। अब ये नीच राशि का बृहस्पति नवांश कुंडली में भी नीच राशि का है मकर का। तो जन्म लग्न में मकर राशि का बृहस्पति, नवांश कुंडली में मकर राशि का बृहस्पति वर्गोत्तम हो गया, जबकि नीच राशि का है। हालांकि वक्री होने से इसके पावर में कुछ बढ़ोतरी होती है, परंतु वर्गोत्तम नवांश में होने से इसका पावर बढ़ गया। तो ये केंद्र में होकर के बृहस्पति ने फायदा दिया, गुरु चंद्र गजगे से योग। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जन्म कुंडली के फल में परिवर्तन आ जाता है नवांश कुंडली के आधार। तो दर्शकों, मुझे लगता है आपको नवांश कुंडली के बारे में कुछ समझ में आया होगा और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं और भी ऐसे वीडियो लेकर के आता रहूंगा, आप तक सूचना पहुंच सके, इसलिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि अभी तक नहीं किया हो तो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आप अपना ख्याल रखिए।